आज की वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द मॉड्यूल बी ऑफ द आईईआईएफएस उसका ये चैप्टर कवर करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है उनको कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड कंप्लीट जेआबी अर्ली बर्ड पैक इज अवेलेबल। अभी के अभी पूरा का पूरा पैक एनरोल कर लीजिए। जस्ट डू व्हाट्सएप अस राइटिंग जेआबी अर्ली बर्ड एंड उसे व्हाट्सएप करना इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जीआईबी के अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज द हिग्स हैंसन मॉडल provides a comprehensive framework for determining the rate of interest by merging two different economic schools of thought. How does this model achieve a synthesis between the classical and the Keynesian theories to explain interest rate determination? Right? तो उससे पहले लेकिन जानना जरूरी है कि हिग्स हैंसन मॉडल एक्चुअल में था क्या। अब जो हिग्स हैंसन का आईएसएलएम मॉडल है, इसको आईएसएलएम कर्व मॉडल भी कहा जाता है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो था वो जॉन हिग्स ने और एल्विन हैंसन ने डेवलप किया था। ये शोकेस करता है कि कैसे जो गुड्स मार्केट है यानी कि जो आईएस कर्व है वो मनी मार्केट यानी कि एलएम कर्व के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाए, राइट। एंड फर्दर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा रिलेटेड टू द आउटपुट, रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, राइट। तो आपको बेसिक में फटाफट से बताता हूं, जो आईएस कर्व है वो किसके साथ डील करता है, वो गुड्स मार्केट के साथ डील करता है। जो एलएम कर्व है वो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है विद द मनी मार्केट। वो मनी मार्केट के साथ डील करता है, मनी सप्लाई क्या रहेगी वो सब चीजों के साथ डील करता है, राइट। तो आईएस यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग, ठीक है। आईएस का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ये रियल सेक्टर के साथ डील करता है जैसे, ठीक है। और एलएम में फुल फॉर्म क्या है, दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एल से इट इज अ liquidity preference and M for money supply curve. So LM is basically liquidity preference and money supply curve. So x axis के ऊपर we are having the real income or output, on y axis we are having the particular interest rate, right? So IS curve जो होता है उसकी slope क्या होती है, that's basically downward slope. IS curve if we are talking about, we are having a downward slope, right? LM curve की जो slope होती है that's basically a upward slope. तो ये LM curve है, ये IS curve है, right? तो IS curve की जो slope होती है वो कहती है कि as the interest rate falls, investment will increase and increasing the output. LM curve जो होता है that basically जैसे income increase होगी, ठीक है, जो डिमांड है वो बेसिकली बढ़ेगी एंड इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। जो इंटरसेक्शन होता है ISLM कर्व का, that basically represents the general equilibrium goods में भी और money market में भी, right? And when we're talking about the IS curve good market equilibrium, so that's basically IS curve किससे derive हुआ है, that's derived from the Keynesian cross model, Keynesian cross model से derive हुआ है। एंड अगर हम LM कर्व की बात करते हैं तो वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से डिराइव हुआ है एंड उसकी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, दैट इज हैविंग अ अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है जी चीज। तो आईएसएलएम का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहां पर गुड्स मार्केट यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में है। और यहां पर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड जो इनकम आउटपुट है आप उसे डिटरमाइन कर सकते हो, दैट इज द केस। क्लियर है चीज। अभी आते हैं क्वेश्चन पर वापस। क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है, that how does this model achieve a synthesis between the classical and the Keynesian theory to explain the interest rate determination. First of all, let's have a look at the option A. It proves that Keynes liquidity preference is the sole determinant while classical view on saving is secondary. तो ये जो थ्योरी थी ना हिक्स एंड हैंसन की, ये कभी भी ये नहीं कहती कि कौन सी थ्योरी ज्यादा बेटर है या प्रायोरिटी से रखेंगे। ये कहता है कि हमने कंबाइन करना है एलिमेंट्स को फ्रॉम बोथ ऑफ द थ्योरीज। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। Option B, it says it determines the interest rate exclusively from the goods market using the IS curve, which represents the real factors, then verifies it with the LM curve. तो डिटर्मिनेशन बेसिकली सिक्वेंशियल नहीं है लेकिन ये साइमल्टेनियस है कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कैसे काम करेंगी उसके बारे में है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द इंटरेस्ट रेट्स एंड द नेशनल इनकम्स are determined simultaneously at the intersection of the IS curve representing the real factors like saving and the LM curve representing the monetary factors like the money demand, which is absolutely the correct answer। जो हिक्स एंड हैंसन है उन्होंने एक सिंथेसिस किया था क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरी के बीच में एंड आईएस कर्व उनको मिला था किससे, फ्रॉम द किन्जियन थ्योरी, राइट। एंड फॉर द
जो एलएम कर्व है वो उन्हें मिला था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से मिला था। एंड फर्दर इंटरसेक्शन डिपेंड ये डिटरमाइन करता है कि इंटरेस्ट एंड इनकम साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में आएंगे एंड दस वो इंटीग्रेट करते हैं मॉनेटरी को भी और जो रियल आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट है उनको आपस में फैक्टर्स को क्या करते हैं इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं, राइट। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। Option C is the correct answer. Now let's move to the question number 2. In the Keynesian framework, the demand for supply or liquidity preference is central to the interest rate theory. If the nominal national income of an economy sees a significant increase, how would this event be represented on the liquidity preference curve diagram and why? राइट, तो इसी के बारे में हमने आंसर करना है कि अगर इंक्रीज होता है तो किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वी मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल अबाउट द केनेजियन फ्रेमवर्क, राइट, उसके बारे में जानना काफी जरूरी है। तो देखो बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं केनेजियन फ्रेमवर्क की बात करता हूँ ना, तो इसमें जो डिमांड फॉर मनी है उसको क्या कहा गया है, वी से इट टू बी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। डिमांड फॉर मनी को कहा गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो कि एक कोर कंसेप्ट है जिसको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है इकोनॉमी में, राइट। एंड फर्दर ये सबसे पहला जो आइडिया था वो दिया गया था जेएम कीन्स के द्वारा, राइट। एंड फर्दर लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता क्या, लेट्स हैव अ लुक एट इट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि इंडिविजुअल्स की क्या डिजायर है, बिजनेसेस की क्या डिजायर है रिलेटेड टू स्पेंडिंग और रिलेटेड टू होल्डिंग द मनी, रेदर देन द फॉर्म्स लाइक लेट्स से बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे, रियल एसेट की बात नहीं कर रहे, राइट, दैट वाज द केस। एंड इसमें मेजरली दो चीजें रहती थी। पहला रहता था ट्रांजैक्शन मोटिव। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली चीज जो थी दैट वाज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन मोटिव, कि लोग पैसा कैरी करते हैं ताकि वो डे टू डे के एक्सपेंसेस कर पाए, गुड्स को सर्विसेज को बाय कर पाए, राइट। एंड वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता था, डेट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनकम। यानी कि अगर इनकम जो है वो बढ़ गई है, इनकम ज्यादा है, तो ट्रांजेक्शन्स जो है वो भी ज्यादा होंगी। एंड उसका कहने का मतलब है कि जो डिमांड है मनी की वो भी बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर मनी विल आल्सो इंक्रीज, राइट। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे, इनकम के साथ। एंड इफ वी लुक एट द प्रिकॉशनरी मोटिव, जो दूसरा मोटिव था दैट वाज अ प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट। लाइक पीपल वर होल्डिंग द मनी टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड नीड्स, कि उनको अनएक्सपेक्टेड नीड्स की जरूरत पड़ के पैसा पड़ सकता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए उसके लिए पैसा पड़ सकता है, इसलिए पैसा वो होल्ड करके रखेंगे, राइट। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द स्पेक्यूलेटिव मॉडल, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, राइट। यानी कि पीपल इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मनी दे विल बी होल्डिंग द बॉन्ड्स, राइट। सो बेसिकली वो ये सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट अगर बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, राइट, तो उसके केस में बेसिकली क्या होगा, बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे, बिकॉज बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड जो है इनवर्सली रिलेटेड रहेगी टू द इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो पीपल एक्सपेक्ट देम टू राइज, पीपल बेसिकली एक्सपेक्ट देम टू राइज, so they will be holding the money and waiting for the better bond prices, right। ये चीज होती थी, that was the main funda related to the Keynesian theory over there, right। अब इंटरसेक्शन जो है एलएम कर्व बनाता है, जो एलएम कर्व है वो इनकी इंटरसेक्शन के ऊपर बनता है। सो लेट मी ड्रॉ दिस लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व फॉर यू। सो कुछ इस तरह से रहेगा, राइट। दिस इज द मनी सप्लाई, लेट से मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई तो फिक्स रहेगी अब, राइट। एंड यहां पर है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग द क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन दिस साइड, राइट। अब अगर यहां पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस इस तरह से, दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। एंड इन केस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास बढ़ता है या कम होता है, डेफिनेटली उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, देयर विल बी इंपैक्ट ऑफ इट। लेट्स केस अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, पहले मनी सप्लाई आपके पास ये थी, अब मनी सप्लाई क्वांटिटी ऑफ मनी इधर बढ़ रही है, तो ये बढ़ गई, तो डेफिनेटली आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल शिफ्ट। एंड सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, इट कुड बी रिलेटेड कि आपके पास ये ग्राफ है एंड लेट्स से लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ये मनी सप्लाई है आपके पास। एंड सेकंड इट कुड बी केसेस कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो वो केस हो गया अगर मनी डिमांड इंक्रीज हुई, यानी कि ये एलपी वन कर्व है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वन कर्व है, अगर डिमांड इंक्रीज हुई तब भी आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो तब भी शिफ्ट आपका हो जाएगा, दैट वाज द मेजर थिंग। यही चीज यहां पर मेजरली कही गई है, राइट। सो अगर आपके पास एक नॉमिनल इनकम का लेवल दिया गया है, तो हम एक मनी डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड जो है
वो डेफिनेटली डिफरेंट रहेगी एट द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर डिमांड फॉर मनी जो होती है दैट्स बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी कैन सिंपली से जो डिमांड फॉर मनी है डेटली इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स ओवर देयर, उसके साथ इंटरेस्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। द मनी डिमांड कर्व एट गिवन लेवल ऑफ द इनकम विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्लियर। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि किन्जन फ्रेमवर्क के हिसाब से द डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज सेंट्रल टू द इंटरेस्ट रेट थ्योरी इफ द नॉमिनल नेशनल इनकम फॉर ऑफ एन इकोनॉमी सीज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अगर इनकम बढ़ती है तो उस सिनेरियो में क्या चीज होने वाली है, डेट वी नीड टू आंसर। सिंपल सा फंडा रहेगा। ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए इट सेज देयर वुड बी अ मूवमेंट डाउनवर्ड अलोंग द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस, राइट, यानी कि आपकी मूवमेंट जो है डाउनवर्ड हो जाएगी, एलपी वन की तरफ नीचे चला जाएगा बिकॉज हायर इनकम रिड्यूसेस द नीड टू होल्ड द कैश। अगर मूवमेंट अलोंग की बात करें वो तब होएगा बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उससे फर्क होएगा। अलोंग द कर्व तब चेंज होएगा अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, राइट। फर्दर मोर अगर आपके पास इनकम इंक्रीज होती है, अगर इनकम हायर इनकम बेसिकली इंक्रीजेस, उससे क्या होगा, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर मनी जो है ट्रांजैक्शन मोटिव के साथ वो भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी इट सेज दैट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व वुड शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, upward and to the right from LP1 to LP2 because higher income increases the demand for money for the transaction purpose at every interest rate. Definitely that is going to be true. So option B is the correct answer. यही चीज होने वाली ना। पहले लेट से आपके पास इस तरह से कर, अब क्या होएगा, आपके पास अपवर्ड की तरफ मूव कर लेगा, यानी कि ये पहले आपके पास LP1 है, अब ये LP2 हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट इसकी होने वाली है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इट सेज question number 3 it says that the derivation of IS curve is based on the classical principle of the equilibrium between the savings and the interest. Considering this, what is the underlying economic reason for the IS curve's downward slope? तो डाउनवर्ड स्लोप का क्या रीजन है उसके बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं कि आईएस कर्व एक्चुअल में होता क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं एक आपको ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज। ठीक है। So here we are having a graph. On the y-axis we are having the ROI and on the x-axis we are having the savings या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर है, राइट। अब अगर इनकम इंक्रीज होती है, इन केस अगर इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग्स का जो कर्व है डेट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, राइट। जैसे मान लो कि यू आर हैविंग दिस कर्व, अगर इनकम इंक्रीज हुई तो ये कर्व मेरा राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, डेट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द राइट। ये पहली चीज है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होता है तो वो भी बेसिकली बढ़ेगा, जो कि इक्वलाइज करेगा सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। दैट इज बेसिकली द ट्रूथ थिंग। यानी कि इन केस अगर मेरे पास इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली जो सेविंग कर्व है डेट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, वो सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी एंड अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लेट मी ड्रॉ दिस कर्व। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, राइट। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द राइट, वो चीज क्लियर होगी दैट इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द राइट। अब लेट्स से केस जब इनकम जो है वो वाई है, जब इनकम जो है वाई है तो जो रेलेवेंट आपका सेविंग कर्व है दैट इज S1 वाई, वो आपके पास SY कर्व बन गया, राइट। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेट होगा इसके ऊपर ये R4, जो लेट्स से हम यहाँ पर इसको कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज R4, और लेट्स से सिंपली आर कह देते हैं इसको कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। जिसके ऊपर आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो होती हैं इक्वलाइज होंगी। सिमिलरली बाकी लेवल्स के ऊपर लेट्स से कि यहाँ पर इनकम लेवल कुछ और है इस पॉइंट के ऊपर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ और होगा एंड सेविंग कुछ और होगी एंड दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेट विल फॉल। अगर मेरे पास इनकम इंक्रीज हुई सेविंग्स बढ़ेंगी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेट विल फॉल। सो आईएस कर्व जो होता है, ठीक है, जो आईएस कर्व होता है इसकी स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप वी आर हैविंग द डाउनवर्ड स्लोप्स ओवर देयर। सो आईएस कर्व रिलेट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को विद द लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल।
राइट? सिंपल सी चीज क्लियर होगी है कि आईएस कर्व में पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली क्या करता है, रिलेट करता है विद द लेवल ऑफ इनकम। किसके साथ? इनकम लेवल के साथ रिलेट करता है, जिसके ऊपर हमारी इंटेंडेड सेविंग्स या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। दैट इज अ आईएस कर्व। अब इसका क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कंसिडरिंग दिस व्हाट इज द अंडरलाइंग इकोनॉमिक रीजन फॉर आईएस कर्व्स डाउनवर्ड स्लोप। तो उसके बारे में देखते हैं। एज द इनकम इंक्रीजेस, इट सेज एज द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर मनी ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉल्स। तो ऐसे दोनों होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है, जो डिमांड फॉर मनी है वो ट्रांजेक्शन के लिए, फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज के ऊपर तो फॉल होगी वो, ये चीज तो क्लियर हो गई है कि लेकिन वो लॉजिकल कंफ्यूजन किसके लिए है, एलएम कर्व के लिए, बेसिकली बिटवीन द इनकम एंड मनी डिमांड। वो इसके ऊपर लॉजिक थोड़ा ना लगेगा, वो तो एलएम कर्व के ऊपर लॉजिक लगता है। ऑप्शन बी देखते हैं। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंकरेजेस मोर सेविंग एंड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम मस्ट आल्सो इंक्रीज। अब ये रिवर्स रिलेशनशिप कर रहा है आईएस फ्रेमवर्क के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरिंग लोअर इनकम। ठीक है, रिक्वायरिंग अ लोअर इनकम टू डिक्रीज द सेविंग्स टू मैच द न्यू लो लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेवल। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, वो भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टिमुलेट्स अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपके पास लोअर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है, lower rate of interest है, ठीक है, that will basically stimulate a higher level of investment which for equilibrium to hold as is equal to I must be matched with a higher level of income to generate the necessary increases in savings. So IS curve plot जो है that's basically relationship between the income and the rate of interest। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो और आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स इक्वल हो जाती हैं, वेयर सेविंग्स बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं हम, वो आरओआई की बात करें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिरता है तो इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा चीप हो जाएंगी एंड डेफिनेटली दोज विल इंक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने से मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर जो आपको रिटर्न आ रही थी वो गिर गई। बेसिकली इट रिलेटेड टू कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा चीप हो जाएगी एंड डेफिनेटली दोज विल इंक्रीज। एंड एसआई इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सेविंग्स भी बढ़ेंगी, सेविंग्स मस्ट आल्सो इंक्रीज विच इज अचीव थ्रू हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो देयरफॉर अ लोअर आर रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट, अगर आर आपके पास कम होता है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, डेट विल कॉरेस्पॉन्ड कि आपके पास जो इनकम का लेवल है वो बढ़ गया है। डेट इज वाई द स्लोप इज द डाउनवर्ड स्लोप इन केस ऑफ द आईएस कर्व। अगर और सिंपल आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको सिंपली बता देता हूं कि पर्टिकुलर एक जो आपके पास आरओआई है एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर है तो आप ये सेविंग्स कर रहे हो, राइट। और अगर आपके पास आरओआई कम होता है तो उसके साथ आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। दैट्स व्हाई इट्स हैविंग अ डाउनवर्ड स्लोप, सिंपल सी बात, राइट। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है दैट्स ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। It says within Keynes liquidity preference theory, a critical assumption is the inverse relationship between the bond prices and the rate of interest. ये कोई assumption नहीं, this is basically mathematically proof, right? Imagine a scenario where the central bank announces a policy that leads to widespread market expectation of a future fall in interest rate. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो एनालिसिस कर लो कि जहां पर अगर सेंट्रल बैंक ने कह दिया तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, व्हाट वुड बी द रैशनल portfolio adjustment for individuals according to this theory. So it says individuals would sell their bonds and prefer to hold more money for transaction purposes, anticipating a rise in bond prices. Individuals would use their cash to buy more long-term bonds और ज़्यादा long-term bonds को purchase करेंगे to capitalize on expected rise in bond prices. Individuals would maintain their existing portfolio balance as future expectations do not affect the current bond prices. Individuals would sell the bonds because a fall in the interest rate of interest makes holding them less profitable. So what would be it? If we look at the option A and अगर हम इसके बेसिक क्राइटेरिया को समझें, लाइक लिक्विडिटी प्रेफरेंस रिलेटेड जो बेसिक एजम्पशंस थी उनको समझें, तो मेजरली जो डिमांड फॉर मनी थी कीन्स के हिसाब से एजम्पशन जो थी सिंपल थी, that money in the form of currency and current deposits in the banks which interest, या तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, ये हम एजम्पशन कर रहे थे। कीन्स की जो थ्योरी थी जेएम कीन्स की, उसके हिसाब से ये हम कंसीडर कर रहे थे कि करेंसी की फॉर्म में या करंट डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा पड़ा है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे हो, राइट। या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस जो इनवर्सली रिलेटेड है, राइट।
एंड पैसा किस चीज के लिए चाहिए, या तो ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए चाहिए या स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए चाहिए, राइट? दो पर्पज के लिए पैसा चाहिए, या फिर इमरजेंसी पर्पज के लिए पैसा चाहिए, इसी के लिए पैसा चाहिए होता था ना। अब अगर उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ऑप्शन बी को देखो ध्यान से। इट सेज इंडिविजुअल्स वुड यूज देयर कैश टू बाय मोर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अब कीन्स की थ्योरी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, एंड पीपल एक्सपेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉल करेगा, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा यानी कि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, द बॉन्ड प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। अब डेफिनेटली स्पेक्युलेटिव एक्शन होगा ना। अब आपको गवर्नमेंट खुद ही कह दे कि यार एक महीने के बाद ना इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप शेयर नहीं खरीदोगे क्या? शेयर खरीदोगे। सो रैशनल स्पेक्युलेटिव एक्शन जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू कि आप करंट लोअर प्राइस के ऊपर बॉन्ड्स को परचेज कर लो, बिकॉज अभी के लिए लोअर प्राइस मिल रहा है आपको, एंड लेटर ऑन यू कैन बी सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस सो एज टू गेन द कैपिटल गेन, राइट? So reducing the cash holdings in favor of the bonds, that will happen. So option B is absolutely the correct answer. Option B is absolutely the correct answer. Next question पे चलते हैं. It says the derivation of the Allen curve is based on the Keynes liquidity preference theory. Considering a fixed money supply, Allen curve में हम fixed money supply मानते हैं. Why does Allen curve exhibit an upward slope, indicating a direct relationship between the level of income and the rate of interest? तो एलएम कर्व की जो हमने कैलकुलेशंस पढ़ी थी उसके केस में वाई इट इज द केस कि आपके पास जो कर्व है वो अपवर्ड है, indicating a direct relationship between the level of income and the rate of interest, right? So option A, it says as income increases people save more, and for those savings to be absorbed by the market the rate of interest must rise. A high level of income increases the transactions demand for money. With a fixed supply money, the rate of interest must rise to reduce the speculative demand for money and maintain equilibrium in the money market, right? When the rate of interest will basically be rises, when the interest rate do rise, it stimulates investment. अब rate of interest बढ़ेगा, investment बढ़ेगी? No, नेट कम होएगी क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी तो डेफिनेटली गलत हो गया, राइट? वो तो डेफिनेटली गलत हो गया. हायर basically interest rate would discourage the particular higher interest rate basically would discourage the investments, right? Not encourage the investments, right? And the central bank increases the money supply as income rises, which causes the rate of interest to increase as well. So options को देखते हैं ध्यान से. First option it says and income as income increases people will save more. अब देखो लॉजिक जो बेस्ड है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू गुड्स मार्केट, वो गुड्स मार्केट के साथ रिलेटेड है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो उस टाइम पर आपके पास आप अपने सेविंग भी ज्यादा कर दोगे. वो आईएस कर्व के अकॉर्डिंग है, नॉट एज पर द एलएम कर्व. वो क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है? जो ऑप्शन बी इट सेज हायर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस द ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी. डेफिनेटली दैट्स ट्रू. अगर आपके पास इनकम ज्यादा बढ़ती है तो ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए पैसा भी आप अपने पास ज्यादा रखना शुरू कर दोगे, डिमांड ओवरऑल बढ़ जाएगी, डिमांड पैसे की बढ़ जाएगी. एलएम कर्व यही रिप्रेजेंट करता है. एलएम कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम इन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई की डिमांड फॉर मनी के साथ इक्विलिब्रियम को शोकेस करता है. अब डिमांड फॉर मनी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ट्रांजैक्टिव कंपोनेंट है और दूसरा स्पेकुलेटिव कंपोनेंट है, ठीक है? अगर इनकम ज्यादा है तो उससे डेफिनेटली डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा बढ़ेगी ट्रांजैक्शन के पर्पज के लिए. अब लेकिन टोटल मनी सप्लाई क्या फिक्स्ड है. तो सिनेरियो कुछ इस तरह से, लेट मी ड्रॉ द सिनेरियो ओवर हियर. सो दिस इज योर कर्व एंड दिस इज द मनी सप्लाई. अब जो ये मनी सप्लाई है ये तो फिक्स्ड है, तो ये एक पॉइंट आपके पास बन रहा है. अब लेट्स से लेकिन इनकम आपके पास बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है तो डेफिनेटली इट विल शिफ्ट अपवर्ड. एलपी कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये जो आपका डिमांड है वो यहाँ पर अपने आप शिफ्ट हो जाएगी. डेट विल शिफ्ट, ये चीज होने वाली है ना. तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं. डिमांड जो है वो सेम ही रहेगी, मनी सप्लाई तो क्योंकि फिक्स्ड है. अब क्योंकि सिंस द टोटल मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, ठीक है, अब लेस मनी विल बी अवेलेबल फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पसेस. अब कम पैसा रह जाएगा स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, एंड सो एज टू इंकरेज पीपल कि वो कम पैसा रखे अपने पास एज अ स्पेकुलेटिव एसेट, ठीक है? तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है होल्डिंग मनी की डेट मस्ट इंक्रीज, यानी कि जिसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां पर बढ़ेगा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब इस टाइम पर क्या होगा? इंक्रीज होगा. ये सिंपल सा सिनेरियो ये कह रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर इंक्रीज हो जाएगा. सो ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर द ट्रांजेक्शन मोटिव, हायर द लेवल ऑफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस. अब उसको मीटअप करने के लिए अल्टीमेटली द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, राइट? सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो यही चीज यहां पर होने वाली है, ठीक है? सो वी कैन सिंपली बी सेइंग कि
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर आपका वो इंक्रीज होता है। अब मैं आपको एक और कर्व ड्रॉ करके देता हूँ इसके बेस पे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर नाउ, राइट? अब लेट्स से केस दैट वी आर हैविंग द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड ऑन दिस साइड वी आर हैविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब यू आर हैविंग अ फिक्स्ड मनी सप्लाई, वी आर हैविंग अ फिक्स्ड मनी सप्लाई, राइट? अब बेसिकली अगर मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है तो मनी ऑफ सप्लाई तो सेम है, वो तो सेम ही रहेगी, राइट? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, as the income increases the rate of interest will also going to increase, the rate of interest is going to increase, this is what I want to say। ठीक है? So according if we look at the question over here, option B is absolutely the correct answer, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सो बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। IAS-LM करवा को पता चाहिए किसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज इन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट, द अवेलेबल मनी सप्लाई इज फिक्स्ड। लेट्स से अवेलेबल जो मनी सप्लाई है दैट इज फिक्स्ड एट ₹25,000 crore। If the central bank decided to pursue an expansionary monetary policy by increasing the money supply to 30,000 crore, यानी कि पहले जो मनी सप्लाई थी वो 25,000 करोड़ थी, अब वो 30,000 करोड़ होने वाली है। What would be the new equilibrium rate of interest according to the provided demand schedule? तो नया जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होने वाला है? We need to tell accordingly. So what it should be, what it should be। तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन के बेसिक को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिक पॉइंट सबसे पहले यही बनता है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो रेट होता है जिसके ऊपर डिमांड फॉर मनी सप्लाई किसकी इक्वल होती है? सप्लाई फॉर मनी की इक्वल हो जाती है। डिमांड किसकी इक्वल होती है? सप्लाई फॉर मनी के इक्वल हो जाती है, राइट? वेयर द डिमांड इज एक्चुअली इक्वल टू द सप्लाई फॉर मनी। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, राइट? अब अगर नई मनी सप्लाई जो है वो 30,000 करोड़ की है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिमांड शेड्यूल के ऊपर देखना पड़ेगा। बट ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर लें। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? अब विदाउट डिमांड शेड्यूल डेफिनेटली यू कैन नॉट बी लुकिंग इनटू द आंसर्स। ये चीज क्लियर है? लेकिन हमें ये जरूर पता है कि डिमांड सप्लाई के ऊपर क्या होने वाला है। अगर कोई डिमांड सप्लाई है आपके पास, राइट, तो वो उसके इक्वल हो जाती है। एंड अगर आपको इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता पुराना, तो हम कुछ एक चीजों को जज कर सकते थे कि वो कम होगा ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली में और एग्जैक्ट में कितना होगा दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द डिमांड शेड्यूल, राइट? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज द ISLM मॉडल posits that the equilibrium point E represents a state of simultaneous equilibrium of two major markets, goods market and the money market. Which specific conditions are met precisely at this point of intersection between the ISLM curves? Option A, it says demand for money is equal to the supply of money and the economy is at full employment. Option B, it says intended investments equal to the intended savings and the demand for money is equal to the supply of money. And the third, it says the government's budget is balanced and the market for long-term bonds is in equilibrium. The rate of inflation is stable and the level of investment is equal to the level of the income. So see, अगर मैं IS कर्व की बात करता हूं तो वो किसके बारे में बात करता है? IS कर्व इज टॉकिंग अबाउट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट? तो वो चीज है। LM करता है कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, तो उनके बारे में बात करता है। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये चीज होती है ना कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इनकम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, वो सभी इक्विलिब्रियम में। डिमांड ऑफ मनी इज इक्विलिब्रियम विद द सप्लाई ऑफ मनी ओवर देयर। IS कर्व बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को, और जो LM कर्व है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी को के बारे में बताता है। सो दोज ऑल आर इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, it says that John Maynard Keynes, that is JM Keynes, breaks down the payment of interest into three distinct components. Payment of interest को तीन components में बांट दिया. Which of these components represent the pure compensation for parting with liquidity, separate from the consideration of default or administrative effort, the payment for the risk involved in making the loan, the payment for the trouble involved in managing the loan,
the trouble for the use of the money itself, the payment made by the borrower to the lender, right? पर्टिकुलरली व्हाट वी नीड टू टेल कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनसेशन को, राइट? तो डेफिनेटली कीन्स डिस्टिंग्विश करता है तीन एलिमेंट्स को इन द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द रिस्क एंड ट्रबल, यानी कि डेफिनेटली आप रिस्क तो उठा ही रहे हो, रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है, और साथ में ट्रबल भी इन्वॉल्व है ही है, राइट? आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रिस्क एंड ट्रबल व्हाट रिमेन्स इज व्हाट बेसिकली प्योर इंटरेस्ट, उसके बाद जो बचता है वो प्योर इंटरेस्ट है। रिस्क एंड ट्रबल तो आप उठा ही रहे हो, वो तो बेसिकली जो पैसा दिया उसके बदले में आप पैसा ले रहे हो, उसके बदले में ये चीज है कि आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, विच इज सिंपली पेमेंट फॉर द यूज ऑफ द मनी, कि हम खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इट सेज कंसीडर द ISLM फ्रेमवर्क वेयर द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम if there is a sudden increase in the general population's desire to save more, यानी कि अगर ISLM कर्व बन गया, अब उसके ऊपर हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो है उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है, लेकिन एक सडन इंक्रीज होता है जनरल पॉपुलेशन में कि वो ज्यादा बचाना चाहते हैं, मोर एट एवरी लेवल ऑफ द इनकम, एट एवरी इनकम लेवल ओवर देयर, राइट? हाउ वुड दिस शिफ्ट द कर्व्स एंड अफेक्ट द ओवरऑल इक्विलिब्रियम? अब अगर वो ज्यादा सेव करना चाहते हैं तो उससे क्या होएगा? LM कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, leading to a lower interest rate and higher income, or IS curve will shift to the left, leading to a lower interest rate and lower income, and the LM curve would shift to the left, or the IS curve will shift to the right. तो क्या चीज होने वाली है? उससे पहले ना समझते हैं, पहले पहले तो उससे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ISLM कर्व का जो कर्व एक्चुअली बनता है वो होता कैसे है, राइट? लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो हियर इज अ कर्व वी आर गोइंग टू ड्रॉ, राइट? हेयर वी आर हैविंग द IS कर्व, ये आपका IS कर्व होता है, एंड ये LM कर्व होता है, दिस इज द LM कर्व। अदरवाइज देखो, आप LM कर्व ड्रॉ करते हो तो आप सिंपली इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हो, दिस इज LM कर्व, एंड IS कर्व आपने ड्रॉ किया था तो बेसिकली आप इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हो, लेकिन व्हेन वी आर ड्रॉइंग इट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर क्या हमारे पास पैरामीटर है? ये हमारे पास अमाउंट ऑफ इनकम है, ठीक है, ये इनकम का पॉइंट है, एंड फर्दर दिस इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, दिस इज द पॉइंट जहां पर इन्वेस्टमेंट, सेविंग और मनी सप्लाई, मनी डिमांड सभी इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी सेड। अब इस केस में पर्टिकुलरली इफ वी आर गोइंग टू अल्टर द थिंग्स, अगर जैसे मान लो कि हमने ये कहा ना क्वेश्चन में कि सडन इंक्रीज हो गया, जनरल पॉपुलेशन की डिजायर होगी कि सेविंग हमने करनी है, ज्यादा करनी है एट एवरी लेवल, तो डेफिनेटली सेविंग ज्यादा करनी है तो कौन सा कर्व मूव करेगा? IS कर्व इज गोइंग टू मूव। IS कर्व भी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ना इक्विलिब्रियम को, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में। अगर लोग ज्यादा सेव करना चाहते हैं हर एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, तो डेफिनेटली जो सेविंग कर्व है वो शिफ्ट करेगा, एंड अगर सेविंग करना चाहते हैं, फिर रिमेंबर दिस, तो ये सेविंग वाला इधर होता था, तो डेफिनेटली वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट। IS कर्व की अगर बात करें, अगर पीपल वांट टू सेव मोर एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, देन डेफिनेटली जो सेविंग कर्व है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, राइट वो शिफ्ट करेगा। लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम वाइज बात करने वाले हैं, यानी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कर्व ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर कर्व दैट वी बेसिकली लर्नड अबाउट। कौन सा कर्व था वो वाला? लेट मी ड्रॉ दैट पर्टिकुलर कर्व फॉर यू, ठीक है? तो उस कर्व के अकॉर्डिंग क्या था, डेट आई एक्चुअली ड्रू दिस कर्व फॉर यू, मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो कर्व ड्रॉ किया था, डेट वाज समथिंग लाइक दिस। ये वाला कर्व था ना आपका, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला कर्व था, ये तो बेसिक कर्व था जो मैंने अभी आपको बताया, एंड दूसरा कर्व था विच वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये IS कर्व वाला कर्व था, दिस वाज IS कर्व, एंड ये डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को शोकेस कर रहा था एट द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ना इस केस में यहाँ पर है हमारे पास इनकम है, एंड हेयर वी आर हैविंग द ROI, हेयर वी हैविंग द ROI। नाउ सिमिलरली क्या था, एज इनकम इंक्रीजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल, ये चीज थी। अब बेसिकली क्या हो रहा है, चाहे इनकम बढ़े ना बढ़े, सेविंग हमने करनी है, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। ये किसकी तरफ शिफ्ट करेगा? दिस विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, इस चीज का ये मतलब रहता है, यानी कि फॉर एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to the level of investment, a lower level of income is now required to generate the same amount of the investment equaling saving। क्लियर है? सो कहने का मतलब है, इफ पीपल वांट टू सेव मोर हर एक इनकम लेवल के ऊपर, तो सेविंग कर्व जो है आपका दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, राइट, इन अंडरलाइंग सेविंग इन्वेस्टमेंट डायग्राम। तो दिस विल shift toward the left, this curve over here,
IS कर्व दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट। अब नया कर्व जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा कर्व आपका। इसका मतलब क्या होएगा, दैट इट मीन्स फॉर एनी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम इज नाउ रिक्वायर्ड। यानी कि इनकम लेवल है ना ये वाला, अब लोअर लेवल ऑफ इनकम विल बी रिक्वायर्ड ओवर हियर। पहले ज्यादा थी इनकम, अब ये लेवल ऑफ इनकम जो है वो आपके पास कम हो गया है। दैट इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड सो एज टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वलिंग सेम, जिसके ऊपर आपका इक्विलिब्रियम बनेगा। सो दिस विल बी योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ओवर हियर, राइट। तो ये कर्व को अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि इसके बेस पर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी टॉक अबाउट what will be the answer. So IS curve, the LM curve will shift toward the right. No, IS curve will shift toward the left, and दूसरा कह रहा है IS curve will shift toward the right. So IS curve will shift toward the left. It will shift toward the left. IS curve आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ठीक है जी, क्लियर होगी चीज वाली। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज the Keynesian theory of interest is built upon the concept of liquidity preference. What are the two primary factors that influence the individual's decision to hold their portfolio as liquid money versus interest earning bonds? ठीक है, तो लिक्विड केनेजियन जो थ्योरी है वो बिल्टअप है किसके ऊपर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के टर्म्स के ऊपर बिल्टअप है। तो दो प्राइमरी फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के डिसीजन को टू होल्ड देयर पोर्टफोलियो as liquid money versus interest earning bonds. Option 8 says the current rate of inflation and the expected future level of taxation, the level of nominal income and current nominal rate of interest, the price of consumer goods and the level of government spendings, the availability of credit and the stability of the stock market. क्लियर आंसर है यहाँ पर, क्लियर आंसर दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी। क्योंकि आपके लिए क्या मैटर करता है, आपकी नॉमिनल इनकम का लेवल, राइट। यानी कि जो डिसीजन है टू बैलेंस द पोर्टफोलियो बिटवीन द मनी एंड द बॉन्ड्स, वो दो फैक्टर्स हैं। अगर तो जैसे आपके पास नॉमिनल इनकम ज्यादा होएगी, नॉमिनल इनकम आपकी ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन मोटिव ज्यादा होएगा, एंड अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके बॉन्ड का प्राइस कम होएगा, तो यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू द बॉन्ड्स ओवर देयर इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी, राइट। सो यही दो चीजें हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझा होगा। इट माइट साउंड टू यू दैट द चैप्टर इज डिफिकल्ट, बट दिस इज नॉट द केस। एक बार आप इसकी जो हमारी कंप्लीट वीडियो है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, उसको जरूर गो थ्रू कीजिए। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड इट। सो इफ यू वांट द कंप्लीट JIB अर्ली बर्ड पैक, सिंपली राइट द JIB अर्ली बर्ड। क्या लिखना है, JIB अर्ली बर्ड लिखिएगा और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू। The part 2 will be there very soon, so stay tuned and make sure that you have subscribed to the channel so that you get the access to each and every video. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow. Happy learning.